जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जलंदो। हम लोग तत्वार्थ सूत्र की कक्षाओं में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 51 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी 52वीं कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। धीरे धीरे हम अब तक तीसरे अध्याय के 31वें सूत्र तक पहुंच चुके हैं। 8 दिसंबर आज की तिथि है। हमने जम्मू द्वीप के देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्रों के बारे में भी कल पढ़ा और वहाँ पर कैसी कैसी भूमियाँ हैं, कैसे कैसे क्षेत्र हैं, इनका वर्णन हम लोगों ने कल अच्छे से सूत्रों के माध्यम से समझा। आगे के सूत्र प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम लोग मंगलाचरण करेंगे और अब तक जो हमने 31 सूत्र किए हैं उन्हें वाचन करेंगे, जिससे वो हमें याद होने का प्रयास हो सके। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और मिलकर के मंगलाचरण सभी एक साथ करेंगे बोल बोल करके। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी लोग अपनी पुस्तक निकाल लें और उसमें से तीसरे अध्याय का अब तक के 31 सूत्र जो किए हैं वो साथ साथ मिलके पढ़ेंगे। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधो अधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश प्राक चतुर्थया तेष्वैक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्रा द्विद्विविष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलया कृतया तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूले चतुल्य विस्तारा पद्महापंत गिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्थ विष्कम्भो हृदः 10 योजना वगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च
तन्निवासिन्यो देव्य श्री हृदरति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपमस्थित ससामानिक परिषद का। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपिकुला रक्ता रक्तोदा सरित स्तन मध्यगा दयो दयो पूर्वा पूर्वगा शेषास्तु परगा चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवादयो नद्य भरत षट विश्यन्ति पंचयोजन शत विस्तारः षट चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष धर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या भरत ऐरावत्यो वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वर्षर्पणीभ्याम ताभ्याम अपरा भूमियोवस्थिता एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतक हारिवर्षक देव कुर्वका तथोत्तरा विदेहेषु संख्ये काला। अब तक हमने इस प्रकार से 31 सूत्र किए। और यहाँ पर हमने कल जो कक्षा की थी उसका जल्दी से थोड़ी देर रिवाइज कर लेते हैं। कल की कक्षा से पहले हमने अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल को बहुत अच्छे से पूरी 2 कक्षाएं लगा करके समझा कि अवसर्पणी काल क्या होता है और उत्सर्पणी काल क्या होता है। बताइए, आगे आपके समझ में अच्छे से बताइए क्या होता है। बिल्कुल ठीक। अवसर्पणी में पहले से लेके 6 काल तक चलता है, उसके बाद यह ह्रास के साथ में, यानी कि आयु भी कम होती है, बल भी कम होता है, ज्ञान भी कम होता है, शरीर की अवगाहना भी कम होती जाती है, और जो काल का जो प्रभाव है यानी कि उसकी जो अवधि है, समय है, समयाभ्याम, वो भी कम होता जाता है। पहले काल में ज़्यादा समय का है, दूसरे में कम समय का, तीसरे में कम, इस प्रकार से छठे तक आते आते बहुत कम समय का काल रह जाता है। उत्सर्पणी में क्या होता है? उठता हुआ काल, यानी कि जो पहला काल होगा उत्सर्पणी का वो कैसा होगा? कम समय का होगा। दूसरा वो भी उतने ही कम समय का होगा। फिर तीसरे काल से धीरे धीरे क्या होता है? वो काल बढ़ता चला जाता है। अवसर्पणी में क्या है? पहले काल में उत्तम भोग भूमि है, दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि है, तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि है। अब वो कितने कितने समय के हैं वहाँ पर भोग भूमियाँ? पहली भोग भूमि 4 कोड़ा कोड़ी सागर की, दूसरी कितने कोड़ा कोड़ी सागर? 3 कोड़ा कोड़ी सागर, तीसरी 2 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना हो गया तीनों का कुल मिला के? 4 और 3 7 और 2 9, 3 काल मिलाकर 9 कोड़ा कोड़ी सागर के हो जाते हैं। उसके बाद चौथा काल जो है अवसर्पणी का, वो कितने सागर का है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम। और उसके बाद पंचम काल कितने साल का है? 21,000 वर्ष का। छठम काल कितने साल का है? वो भी 21,000 वर्ष का। तो कुल मिलाकर 6 काल का जो समय है वो कितना हो गया? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। इसी प्रकार से जब उत्सर्पणी काल में चलेंगे तो उसमें पहला काल कैसा हो जाएगा? जो अवसर्पणी का छठम काल था उसके बराबर, यानी कि कितने साल का? 21,000 साल का। उसके बाद उसमें जो द्वितीय काल होगा जो अवसर्पणी काल के पंचम काल जैसा है उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 21,000 साल का। उसके बाद उत्सर्पणी का तृतीय काल कैसा हो जाएगा? जो अवसर्पणी के चतुर्थ काल जैसा था। समझ में आ रहा है ना आपको? ये क्या था? यहाँ पर नीचे गिरता हुआ काल,
ये अव, और ये उत, बार बार लिखवा रहे हैं जिससे याद हो। यहाँ पर क्या था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और यहाँ पर जो छठे के बराबर है 1 2 3 4 5 6, ये गिरता हुआ काल है और ये उठता हुआ काल है। तो इसमें जो छठा काल है उसके जैसा क्या हो जाएगा, इसका उत्सर्पणी का प्रथम काल, 21,000 यहाँ 21,000 यहाँ। ये पंचम काल के जैसा क्या हो जाएगा, 21,000 का। और यहाँ चतुर्थ काल के जैसा क्या हो जाएगा, एक कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम। हाँ, मतलब वो समझाने की दृष्टि से पहले 6 के जैसा बताने के लिए। हाँ, 6 के जैसा है, ये 5 के जैसा है, ये 4 के जैसा है, और ये आपके 3 के जैसा है, और ये 2 के जैसा है, और ये 1 के जैसा है। यानी कि है तो गिनती तो ऐसी चलेंगी, वो समझाने की दृष्टि से आपको पहले बताया था जब हम समझ रहे थे कि 6 के जैसा समय रिपीट होगा, लेकिन गिनती तो कैसी आएगी, यहाँ पर उठता हुआ काल। तभी तो हमने हर जगह लिखा है कि अवसर्पणी का चतुर्थ काल और उत्सर्पणी का तृतीय काल। जो अगले तीर्थंकर आएंगे, अभी हम अवसर्पणी काल में रह रहे हैं, वो कैसे आएंगे, उत्सर्पणी के तृतीय काल के प्रारंभ में। क्या बोलेंगे उसको, जो महापदम नाम के पहले तीर्थंकर होंगे वो कब होंगे, उत्सर्पणी के तृतीय काल के प्रारंभ में। प्रारंभ में क्यों बोला, जैसे मान लीजिए यहां से कोई काल प्रारंभ हुआ, ऐसे जा रहा है, ये चतुर्थ काल है अवसर्पणी का, अवसर्पणी का चतुर्थ काल। तो यहां से धीरे धीरे समय बढ़ता बढ़ता यहां जाएगा, उसके बाद आगे जाके क्या हो जाएगा, पंचम काल प्रारंभ होने वाला है ना। उसके बाद छठम काल आ रहा है। तो अभी क्या चल रहा है हमारा, पंचम काल अवसर्पणी में। तो चतुर्थ काल में क्या होगा, ऐसे जाएगा। और यहां पर उत्सर्पणी में क्या होगा, ये ह्रास हो रहा है धीरे धीरे। अवसर्पणी में क्या है, चतुर्थ काल में आयु, बल, ज्ञान और अवगाहना सब कम होगी। पंचम काल इसमें क्या होगा, उत्सर्पणी में, उत्सर्पणी में जब तृतीय काल आएगा तो उसके प्रारंभ में क्या होगा, यहां पर वृद्धि होगी, सब चीजों में क्या होगी, वृद्धि। और यहां क्या हो रहा था, ह्रास हो रहा था। यहां पर ह्रास है और यहां क्या हो रही है, वृद्धि होगी। यानी कि जो उत्सर्पणी के तृतीय काल के प्रारंभ में तीर्थंकर होंगे, उनकी शरीर की अवगाहना कम होगी, उनकी आयु कम होगी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो अंतिम तीर्थंकर आएंगे उसमें क्या होगा, शरीर की अवगाहना भी ज़्यादा हो जाएगी और आयु भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इस प्रकार से उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल समझे थे। फिर कल के सूत्र में हमने देखा था ताभ्याम अपरा भूमियों अवस्थिता, यानी 28वें सूत्र में भरत और ऐरावत के जो आर्यखंड के अलावा बाकी के सारे क्षेत्र हैं, यानी कि जो 7 क्षेत्र थे जम्मू द्वीप के, उसमें से 2 क्षेत्र निकल गए। तो कितने क्षेत्र बचे, 5 क्षेत्र बच गए। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, हेमवत, हैरण्यवत, हरि, रम्यक और विधे। इन सब में क्या होता है, एक जैसा काल चलता है। अवस्थिता माने अवस्थित है, एक जैसा है, बिना वृद्धि और ह्रास के। फिर 29वें सूत्र में देखा कि वहां पर रहने वाले जो मनुष्य हैं और त्रियंच गति के जीव हैं, उनकी आयु कितनी होती है, क्रम से 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्य, यानी कि भूमि के हिसाब से आयु है। अवसर्पणी में क्या होगा कि एक ही भूमि पर समय के साथ में कभी यही भूमि भोग भूमि बन जाएगी,
यहीं पर कल्प वृक्ष धीरे धीरे निकल के आ जाएंगे और फिर एक समय क्या होगा कि वही जो कल्प वृक्ष थे वो समय के प्रभाव से विलुप्त हो जाएंगे, है ना। यानी कि जो उत्सर्पणी काल आएगा भविष्य में, जो उत्सर्पणी के द्वितीय काल के बाद में जब तीसरा काल आएगा, उसके तीसरे काल के भी खत्म होने के बाद, यानी सारे 24 तीर्थंकर जब चले जाएंगे तो उत्सर्पणी का जब चौथा काल आएगा तब क्या होगा, यहाँ पर इस वाले काल में धीरे धीरे कल्पवृक्ष आना प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। और पहली भूमि कैसी होगी, जगन्य भोग भूमि, तीसरे के बराबर, अवसर्पणी के तीसरे के बराबर जगन्य भोग भूमि। फिर क्या होगी यहाँ पर, मध्यम भोग भूमि, और फिर यहाँ पे जाके कौन सी हो जाएगी, इसके जैसी उत्तम भोग भूमि, यानी कि ज्यादा आयु हो जाएगी, ज्यादा भोग होंगे, ज्यादा सुख होगा, है ना, सब चीज बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर आने पे क्या हो जाएगा, जब तीसरा काल इसका उत्सर्पणी का खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे जब ये चौथा काल प्रारंभ होने लगेगा इसका, तो जगन्य भोग भूमि जैसे ही आने लगेगी तब क्या होगा बताइए, उस समय क्या होगा, जैसे यहाँ पर कुलकर आए थे तीसरे के अंत में, कुलकरों ने यहाँ बताना प्रारंभ किया था कि अब ये प्रॉब्लम आने वाली है, कल्पवृक्ष विलुप्त होने वाले हैं, ऐसे ही यहाँ पर फिर कुलकर आने शुरू हो जाएंगे, है ना। फिर वो बताएंगे कि ये चीजें अब खत्म होंगी, तो उस प्रकार से वही सीरीज चलती जाती है। और यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, कल्प वृक्ष अपने आप से प्रकट हो जाएंगे। और ये एक ही भूमि की बात कर रहे हैं, ये भरत क्षेत्र में यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे, है ना। जो यहाँ पर असी मसी कृषि इत्यादि है वो सब खत्म हो जाएंगी और उसके बदले में कल्प वृक्ष आ जाएंगे, भोग प्रारंभ हो जाएंगे, वहां पर फिर नए जीवों का जन्म होने लग जाएगा। यहाँ के जीव जो होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे, वो अगली अगली अपने कर्मों के अनुसार योनियों में चले जाएंगे। अब यहाँ पे 29वें सूत्र में क्या कह रहे हैं, अवसर्पणी में तो उसी स्थान पर परिवर्तन हो रहा है, परंतु जम्मू द्वीप के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमेशा समय एक जैसा रहता है, यानी कि हेमवतक, हरि और क्या नाम लिया बाद में, हारी वर्षक, यानी कि हरि हो गया, फिर देव कुरुवका, देव कुरु, इसको हमने समझा था कि जो 7 क्षेत्र पहले हमने अभी तक पढ़े उसमें देव कुरु और इधर उत्तर कुरु, इसके इधर वो पहले वर्णन नहीं आया, तो वो कहाँ पर हैं, क्योंकि अलग से उनको क्षेत्र नहीं बोला। तो विदेह क्षेत्र जो मध्य में था उसी में ही बीच में उत्तर वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, उत्तर कुरु, और दक्षिण वाला जो भाग है विदेह में उसको क्या बोलते हैं, देव कुरु, इसको दक्षिण कुरु नहीं बोलते, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लेफ्ट वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वी विदेह, और जो इधर वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी विदेह। ये दोनों विदेह क्षेत्र हैं, पूर्वी विदेह और पश्चिमी विदेह। और उत्तर वाला जो भाग है सुमेरु पर्वत से उसको क्या बोलते हैं, उत्तर कुरु, और नीचे वाला देव कुरु। यहाँ उत्तर कुरु और देव कुरु में भी भोग भूमियाँ ही होती हैं। उसके अलावा भोग भूमि कहाँ पर है, जो नीचे हेमवत क्षेत्र है और हरि क्षेत्र है, यानी भरत क्षेत्र के बाद हिमवन पर्वत आया, फिर उसके बाद हेमवत क्षेत्र आया, फिर महाहिमवन पर्वत आया, फिर हरि क्षेत्र आया, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर क्या हो गया, एक पर्वत और आया, और फिर ये विदेह क्षेत्र प्रारंभ हो गया। विदेह क्षेत्र में उत्तर कुरु और देव कुरु। तो 29वें सूत्र में क्या बोला कि क्रम से हेमवतक, हारी वर्षक, देव कुरु का, तो हारी वर्षक लिख दिया, यानी कि वर्षा क्षेत्र। वर्षा क्षेत्र किसको बोला, वर्षक माने वर्षा क्षेत्र के लिए वर्ष का वर्ड प्रयोग किया है। तो हेमवतक और हारी वर्षक, उसके आगे वर्षा क्षेत्र लगा दिया, क्योंकि वो पूरब से पश्चिम पूरे हैं। तो इन दोनों के आगे क्या लगा दिया सूत्र में, वर्षा क्षेत्र। इसमें वर्षक नहीं लिखा क्योंकि ये विदेह क्षेत्र के अंतर्गत एक पार्ट है। तो उसमें क्या लिखा, देव कुर्वका। यहाँ पर क्रम से एक पल्य,
2 पल्ल और 3 पल्ल की आयु होती है। ये हमने चार्ट में पहले समझा था कि 1 पल्ल की आयु किसमें है, उत्तम भोग, 1 पल्ल की आयु जघन्य भोग भूमि में, 2 पल्ल की आयु मध्यम भोग भूमि में और 3 पल्ल की आयु उत्तम भोग भूमि में होती है। ऐसे ही अवसर्पणी काल में क्या है, ये उत्तम भोग भूमि है, ये मध्यम है, ये जघन्य है। फिर अगला सूत्र छोटा सा बना दिया, तथ उत्तरा तथोत्तरा, यानी कि जैसे ये 3 नाम लिए वैसे ही बिल्कुल सेम इसके उत्तर दिशा में आप समझ लीजिए। तो हेमवत के उत्तर में एग्जैक्ट यहाँ पे क्या है, हमने ऊपर वाला क्षेत्र देखा था, हेमवत के ऊपर यहाँ पर हिरण्यवत, हरि के यहाँ पे क्या है, रम्यक, और देवकुरु के यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर कुरु। तो वैसे ही इस प्रकार की आयु क्या है, यहाँ पर इसके उत्तर के क्षेत्रों में, यानी कि यहाँ पर उत्तर कुरु में कौन सा है, जैसे ये थी उत्तम भोग भूमि, और यहाँ पर रम्यक में क्या हो जाएगी, हरि की तरह मध्यम भोग भूमि हो जाएगी, हिरण्यवत में क्या हो जाएगी, हेमवत की तरह जघन्य भोग भूमि हो जाएगी। उसके बाद हमने अगला सूत्र देखा था, विदेहेषु संख्ये काला, यानी कि विदेह क्षेत्र में संख्ये काला माने संख्यात वर्ष का काल होता है, संख्यात वर्ष की आयु होती है। असंख्यात और संख्यात हम कई बार कर चुके हैं। असंख्यात का मतलब क्या है, जिसको हम वर्षों में नहीं निकाल सकते। कहाँ तक की आयु हम वर्षों में निकाल सकते हैं, जब तक के सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं, वहाँ का समय की गणना हम वर्षों में कर सकते हैं। जहाँ पर सूर्य चंद्रमा नहीं दिखेंगे, उनका प्रकाश नहीं जाएगा, तो वहाँ की आयु हम पल्ल में या सागर में निकालते हैं। स्वर्गों में सूर्य चंद्रमा का प्रभाव नहीं होता, तो इसलिए उनकी आयु सागर या पल्ल में लेते हैं। ऐसे ही नीचे मध्य भूमि में, मध्यम भोग भूमि हो या उत्तम भोग भूमि हो या जघन्य भोग भूमि हो, उसमें जिन जीवों का जन्म होता है वहां पर भी सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं होता। कहां तक रहेगा सूर्य चंद्र का प्रकाश, जब तक ये यहां पर चतुर्थ काल है अवसर्पणी का या उत्सर्पणी का तृतीय काल है। इसके बाद यहां पर क्या होगा, सूर्य का प्रकाश चला जाएगा। तो यहां जिन भी जीवों की आयु होगी उसे क्या बोलते हैं, असंख्यात वर्ष की आयु। और यहां तक किनकी आयु होती है, संख्यात वर्ष की, इधर भी और इधर भी। ऐसे ही यहां पर विदेह में कैसी आयु है, विदेह में असंख्यात है या संख्यात है, यहां पूर्व और पश्चिम विदेह की बात कर रहे हैं। वहां पर विदेह क्षेत्र में सूर्य और चंद्र का प्रकाश रहेगा या नहीं रहेगा, विदेह क्षेत्र में सूर्य और चंद्र का प्रकाश रहेगा। संख्यात वर्ष की आयु होती है। कहां तक जाएगी, मैक्सिमम 1 कोटि पूर्व। क्यों, क्योंकि 1 कोटि पूर्व के बाद में जो आयु आएगी उसको पल्ल की आयु बोलते हैं। और क्यों बोला, हमने कल उदाहरण दिया था कि इतने गुणा इतने गुणा इतने गुणा किया, तो इसके बाद में जो आयु आएगी वो केवल भोग भूमियों में ही होगी, और भोग भूमि में सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं रहेगा। तो यहाँ तक की आयु क्या कहते हैं, संख्ये काला, यानी कि संख्यात वर्ष की आयु होती है। उसके बाद असंख्यात वाली प्रारंभ हो जाएगी। अवसर्पणी के चतुर्थ काल में प्रारंभ में 500 धनुष की अवगाहना रहेगी और 1 करोड़ पूर्व की आयु रहेगी, और अंत में 7 हाथ की हो जाएगी और 120 वर्ष की हो जाएगी। यहीं पे आप समझ सकते हैं। उत्सर्पणी में क्या हो जाएगा, उत्सर्पणी में इसके तृतीय काल में जो चीज यहां पे अंत में है वो चीज प्रारंभ में हो जाएगी। सात हाथ और 120 वर्ष, और अंत में जाके क्या हो जाएगी, 500 धनुष।
और 1 करोड़ पूर्व, जो इसके प्रारंभ की बात है वो उसके अंत में बन जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, तृतीय काल में, यहाँ तो उत्सर्पणी में तो ह्रास हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या था, विदेह क्षेत्र में, ये अवसर्पणी की बात कर रहे हैं, ये विदेह क्षेत्र की बात नहीं है। ये जो बीच में डिब्बा बनाया है हमने, ये विदेह की बात नहीं करी है, ये समझाने के लिए आपको बताया था। यहां पर तो वृद्धि और ह्रास होता है, ठीक है, अवसर्पणी के चतुर्थ काल में और उत्सर्पणी के तृतीय काल में। लेकिन विदेह क्षेत्र में मुख्य बात क्या है, आयु में वृद्धि या ह्रास नहीं होता, हमेशा अवसर्पणी के प्रारंभ जैसा या उत्सर्पणी के अंत जैसा, या और क्या लिख सकते हैं, अवसर्पणी के प्रारंभ जैसा या फिर उत्सर्पणी के अंत जैसा काल होता है। 500 धनुष की ऊंचाई और 1 करोड़ पूर्व की आयु होती है। संख्यात वर्ष की आयु वालों का अकाल मरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तीर्थंकरों इत्यादि का नहीं होता, क्योंकि वो कैसे होते हैं, 63 सलाका पुरुषों में आते हैं। ये भी साफ साफ लिख दिया था पिछले अध्याय का जो अंतवां सूत्र किया था, कि जो अनपवर्त आयु वाले होते हैं और चरम उत्तम शरीर वाले होते हैं, चरम उत्तम देह वाले, संख्यात वर्ष वालों का क्या हो सकता है, अकाल मरण हो सकता है। परंतु जो चरम और उत्तम शरीर वाले हैं, यानी कि तीर्थंकर इत्यादि हैं, उनका अकाल मरण नहीं हो सकता। चरम शरीरी भी हैं और उत्तम देह वाले भी हैं, उसी भव से जिनको मोक्ष होना तय है, उनका अकाल मरण नहीं होगा। उसके अलावा संख्यात वर्ष में चाहे विदेह क्षेत्र में किसी का जन्म हो या फिर पंचम काल या छठम काल जो अवसर्पणी के हैं, उनमें किसी का, कर्म भूमि में किसी का भी जन्म होगा, उनका अकाल मरण हो सकता है। आगे बात समझ में आपको, मिटा दें इसको अच्छे से। यहाँ कल एक चीज और देखी थी कि एक शालमली वृक्ष होता है, यहाँ जो नीचे वाला देवकुरु है उसमें, और ऊपर वाला उत्तर कुरु है उसमें क्या, कौन सा वृक्ष है, जम्मू वृक्ष। तो कई जगह ये वर्णन आया है, तो इसी जम्मू वृक्ष की वजह से जम्मू द्वीप का नाम जम्मू द्वीप पड़ा। इसमें अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, बहुत सुंदर प्रतिमाएं होती हैं इसमें, जम्बू जो वृक्ष है, और ऐसे ही शालमली जो वृक्ष है। ये भी वृक्ष कैसे हैं, ये वृक्ष वनस्पति का एक वृक्ष नहीं है। जैसे हमने क्या पढ़े थे, कमल पढ़े थे सरोवर के ऊपर, तो कमल वनस्पति का एक नहीं थे वहां पर जब देवियों का वर्णन किया था, तो ऐसे ही ये जो जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष हैं, ये भी वनस्पति का एक नहीं है, ये भी रत्नों के बने हुए हैं, पृथ्वी का एक कहलाते हैं। अकृत्रिम होती हैं कुछ रचनाएं, और ऐसा भी वर्णन आया है, एक प्रश्न आमतौर पर बहुत लोगों के मन में आता है कि पृथ्वी का एक कोई चीज है, तो पृथ्वी कायक में भी तो जन्म मरण होता है, जो पृथ्वी का एक जीव है, तो वो हमेशा वैसे ही क्यों बने रहते हैं। जो अकृत्रिम जिनालय हैं, तो उनकी भी जो रत्नों की रत्नमयी प्रतिमाएं हैं, जैसे जो कमल का वर्णन किया, जम्बू वृक्ष का वर्णन किया, तो ये सब किस चीज़ के बने हैं, पृथ्वी का एक जीव के, जैसे वनस्पति का एक जीव होते हैं। तो इनमें भी ह्रास क्यों नहीं होता। जैसे हमने कोई भी पत्थर की यहाँ पर प्रतिमा बनाई या कोई भी हमने मंदिर बनाया, मकान बनाया, तो कुछ समय बाद वो क्षय को प्राप्त हो जाता है। अगर उसमें कुछ नहीं भी किया जाए, 100 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद, या 1000 वर्ष बाद, या 10,000 वर्ष बाद, कभी ना कभी तो उसमें क्षय होगा, है ना। समय के साथ में वो चीज़ घिस जाएगी, हट जाएगी। तो ये जो अकृत्रिम चीज़ें हैं, इनमें क्षय क्यों नहीं होता। बताइए, आप में से किसी को पता हो तो।
ये भी तो रत्न भी तो पृथ्वी का एक ही हुए, तो उसमें भी जो जीव हैं उन्हीं का शरीर है पृथ्वी का एक जीवों का वो जो रत्न है, तो उसमें ह्रास यहाँ पर अकृत्रिम में क्यों नहीं होता? ये एक प्रश्न आता है, आप में से बताइए, कोई जवाब दीजिए। हाँ जी बताइए। उसका कारण बिल्कुल ठीक बताया। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे किसी पृथ्वी का एक जीव का वहां से मरण हुआ और उसी स्थान पर दूसरे पृथ्वी का एक जीव की जन्म होता रह जाता है, ऐसे ही अकृत्रिम जिनालयों में जितनी भी अनंत भगवानों की प्रतिमाएं हैं, प्रति समय उनमें परिवर्तन हो रहा है। पता नहीं चल रहा कि किसी जीव का वहां पर मरण हो रहा है और किसी का क्या हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, तो वो वैसे की वैसे ही रहते हैं। ऐसे ही अभी हम जब आगे के अध्याय में करेंगे तो सूर्य के प्रकाश की और चंद्र के प्रकाश की चर्चा होगी। वहाँ पर भी जैसे अन्य मतियों में और जो आज का विज्ञान ये कहता है कि एक समय आएगा जब सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाएगा। वो उसका कारण देते हैं कि सूर्य पर हाइड्रोजन गैस का बहुत बड़ा पिंड है जिसमें आग लग रही है और उसकी वजह से प्रकाश आ रहा है। इतने 100 करोड़ के वास में बाद में क्या होगी, वो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और प्रकाश खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने ग्रंथ में आचार्य महाराज क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ कोई हाइड्रोजन वगैरह की वजह से प्रकाश नहीं है, वहाँ पर एक पृथ्वी का एक इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है। चंद्र पर उद्योत नाम कर्म के पृथ्वी का एक जीव है और सूर्य पर आतप नाम कर्म के पृथ्वी का एक जीव होते हैं। एक जीव जा रहा है यानी कि उसका मरण हो रहा है और नए नए जीवों की उत्पत्ति होती जा रही है। अनादिकाल से ऐसा चल रहा है, अनंत काल तक ऐसा चलेगा। तो उन पृथ्वी का एक जीवों की वजह से उनके शरीर से जो प्रकाश निकलता है तो वो किरण निकलती हैं और वो किरणें जाकर के सूर्य का प्रकाश देती हैं। ऐसे ही चंद्र का शीतल प्रकाश देती हैं। तो वहाँ पर भी क्या होगा, कभी भी प्रकाश समाप्त नहीं होगा। ऐसे ही ये जो पृथ्वी का एक वृक्ष होते हैं रत्नमयी, इनका भी कभी भी क्षय नहीं होता। ये अकृत्रिम होते हैं, अनादिकाल से ऐसे ही होते हैं और अनंत काल तक ऐसे ही बने रहेंगे। इनका कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ये आगे आपके बात समझ में कि क्यों ये अकृत्रिम जिनालय कभी खत्म नहीं होते, जबकि हम कृत्रिम जिनालय कुछ भी बनाते हैं तो अभी हमें पता चलता है कि इतने हजार वर्ष पहले इतने मंदिर थे, नीचे जमीन में से निकलते हैं। समय के प्रभाव की वजह से चीजें विलुप्त होती जाती हैं जो कृत्रिम है, अकृत्रिम नहीं होगी। चलिए बहुत समय हो गया आपका रिवाइज कराने में ही, जल्दी जल्दी से आगे के सूत्र करते हैं। और उससे पहले एक फटाफट से जो अब तक 5 सूत्र किए थे तो उनका एक चार्ट बनाएंगे, इसलिए ये सारा रिवाइज करा रहे थे। क्षेत्र और उसमें काल कैसा चलता है ये सब हम पिछले सूत्रों में कर चुके हैं। उसकी समरी के लिए चार्ट अब बनाने जा रहे हैं। भरत और ऐरावत के अंदर आर्यखंड, उसमें काल कैसा चलेगा, अवसर्पणी और उत्सर्पणी, दोनों तरह के काल चलेंगे। और कैसे चलेंगे, वृद्धि ह्रास सहित सभी 6 काल होंगे। वृद्धि होती रहेगी उत्सर्पणी में और अवसर्पणी में धीरे धीरे ह्रास होता रहेगा। वृद्धि ह्रास सहित। दूसरा कौन सा क्षेत्र आया, भरत और ऐरावत के अंदर 5 मलेच्छ खंड प्रत्येक में। आर्यखंड कितने हैं इन दोनों में, 1 1।
मलेच्छ खंड दोनों में कितने हैं? 5 5। आर्यखंड 1 1 और मलेच्छ खंड 5 5। ठीक है, कुल मिला के कितने हैं भरत और ऐरावत के भाग? 6 भाग हैं। यहां पर कैसा रहेगा? मलेच्छ खंड में किसका चतुर्थ काल? अवसर्पणी का। अवसर्पणी का जो चतुर्थ काल है उस प्रकार से रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? वृद्धि और ह्रास सहित। अवसर्पणी का चतुर्थ काल, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल वैसा ही काल कैसा होता है? उत्सर्पणी का तृतीय काल। और कैसा रहेगा ये? वृद्धि ह्रास सहित। यानी कि उसमें वृद्धि और ह्रास रहेगा। बारी बात समझ में? अब किसी का इसमें प्रश्न आता है कि जब आर्यखंड में और एक है मलेच्छ खंड, ठीक है, आर्यखंड में अवसर्पणी का पहला काल चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, चौथा चल रहा है, पांचवा चल रहा है, छठा चल रहा है। ये धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। ठीक है, यहां पर ह्रास होते 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 तीसरा काल खत्म हो गया। उसके बाद चौथा काल यहां आया। मलेच्छ खंड में क्या कहा? यहां पर पूरे समय में एक ही काल चलेगा, चौथा। यानी कि अवसर्पणी का चौथा काल चलेगा पूरे में। पूरे में कैसा चलेगा? अवसर्पणी का चौथा। लेकिन जो भी यहां पर जैसे चौथे की है तो उसके बराबर में अब क्या होगा? ऐसा वर्णन कई शास्त्रों में आया है। ये पूरे टाइम में चौथे जैसा काल हमेशा चलेगा। लेकिन जब ये से यहां पर तीसरे के बाद में चौथा काल जब प्रारंभ होगा, यानी कि शरीर की अवगाहना क्या होने लगेगी? कम होने लग जाएगी। तब यहां पर उसी समय क्या होगा? जब यहां पर तीसरा काल चल रहा है तब यहां पर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही यहां पर चौथे काल में जो स्थिति यहां पर होगी उसी समय वैसी स्थिति यहां पर रहेगी। उसके बाद जो चौथे काल के अंत में जैसी स्थिति यहां पर होगी वैसी स्थिति यहां पर हो जाएगी। यहां मान लीजिए अवसर्पणी में प्रारंभ में 500 धनुष की अवगाहना थी, तो यहां पर यहां से लेके यहां तक हमेशा कैसे रहेंगे? वैसे ही जीव रहेंगे। जीव तो रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे और कोई नहीं रहेगा। वहां पर मलेच्छ खंड में इस सब समय पर जीव रहेंगे। उसके बाद यहां से धीरे धीरे उनका कम होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे यहां पर ह्रास हो रहा है वैसे ही यहां पर ह्रास होना प्रारंभ हो जाएगा। और फिर जब यहां पर पंचम काल प्रारंभ हो जाएगा, अब मान लीजिए यहां पर कितनी अवगाहना है? 500 धनुष की। तो यहां पर कितनी रहेगी? 500 धनुष की। उसके बाद यहां क्या हुआ? कितनी अवगाहना रह गई? 7 हाथ की। तो यहां पर भी कितनी हो जाएगी? 7 हाथ की। बिल्कुल ठीक, आपने समझ लिया जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तो धीरे धीरे पंचम और छठम काल में कम होने लग जाएंगे। यहां पर धीरे धीरे अवगाहना भी कम होगी, आयु भी कम होती जाएगी, लेकिन यहां क्या रह जाएगी? इसमें सभी में
7 हाथ की रहेगी बाकी के बचे हुए भाग में, यानी कि यहाँ इसको पंचम और छठम काल नहीं बोलेंगे, लेकिन 7 हाथ रहेगी। यहाँ पर क्या होगी, ऊपर ज्यादा थी 6000 धनुष, फिर 4000 धनुष, फिर 2000, लेकिन यहाँ पर कैसी रहेगी, इस पूरे में 500 धनुष की ही रहेगी यहाँ तक। वृद्धि और ह्रास कहां पे हो रहा है मलेच्छ खंड में, जब यहां पर चतुर्थ काल चल रहा है, यानी कि एक कोड़ा कोड़ी में से 42,000 वर्ष कम, उतने समय तक मलेच्छ खंड में वृद्धि और ह्रास यहां पर होगा। अब देखिए मलेच्छ खंड में भविष्य में क्या होगा, उत्सर्पणी में अंत समय तक क्या थी, यही 7 हाथ चलती रही। अब वहीं के जीव जब यहां पर क्या होगा, उत्सर्पणी में तृतीय काल प्रारंभ हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये आर्यखंड का उत्सर्पणी काल है। यहां पर जो काल आएगा उसमें क्या होगा, वृद्धि और ह्रास ऊपर की तरफ जाएंगे, वृद्धि शुरू हो जाएगी। यहां पर क्या था, ह्रास था पूरे में, यहां पर पूरे में वृद्धि थी, यहां पर ह्रास केवल कहां पर है, इतने हिस्से में है मलेच्छ खंड में। और ऐसे ही यहां पर वृद्धि अब कैसे शुरू होगी, यहां पर 7 हाथ से शुरू होगा, और जैसे ही यहां वाला काल आएगा तो क्या बन जाएगा, यहां पर इतने समय में क्या होने लगेगी, धीरे धीरे 7 हाथ से कहां पहुंच जाएंगे, यहां पर भी 7 हाथ में प्रारंभ में रहेगी, और अंत में 500 धनुष तक पहुंच जाएंगे। और फिर यहां पर फिर क्या हो जाएगा, फिर 500 धनुष का रह जाएगा काल यहां पर। पूरे समय में, यानी कि रुक जाता है। इसको क्या बोला, यहां पर वृद्धि हो रही है इतने समय के लिए, और यहां पर क्या होगा, उत्सर्पणी में पूरे में वृद्धि होगी, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर ये तृतीय काल होगा, किसका, उत्सर्पणी का। उत्सर्पणी का कौन सा है, तृतीय काल है। यहां पर क्या होगी, आपकी वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी, और यहां पर क्या रहेगा, इससे कंपैरिजन करेंगे, 7 हाथ और 500 धनुष। आ रहा है आपकी बात समझ में, फिर से रिपीट करते हैं कि ये प्रश्न आता है कि मलेच्छ खंड में ये इस समय क्या काल चलेगा, जब अवसर्पणी और उत्सर्पणी का आर्यखंड में चतुर्थ या उत्सर्पणी का तृतीय काल चल रहा होगा, तो उसी समय केवल वृद्धि और ह्रास होगा, बाकी के समय में आयु अवगाहना फिक्स रहेगी। जब यहाँ पर पंचम छठम चल रहा है, यहाँ पहला दूसरा तीसरा चल रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण हम प्रथमान योग से ये निकालते हैं कि जब यहाँ पर 500 धनुष के अवगाहना थी, तो जो चक्रवर्ती हुए वो मलेच्छ खंड जाएंगे तो उनकी अवगाहना उनके जैसी ही होगी। यहाँ पर अंतिम तीर्थंकरों के काल में जो चक्रवर्ती होंगे और वो जब मलेच्छ खंड जाएंगे तो उनकी अवगाहना उनके बराबर होगी। तो वो पॉसिबल तभी है जब यहाँ पर वृद्धि और ह्रास होता है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। अवसर्पणी का चतुर्थ काल और उत्सर्पणी का तृतीय काल के जैसा वृद्धि ह्रास सहित, लेकिन पूरे समय में वृद्धि ह्रास यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ जैसे पूरे के पूरे समय में वृद्धि ह्रास हो रहा था, यहाँ पर पूरे में वृद्धि ह्रास नहीं होता। यहाँ केवल कहाँ पर हो रहा है वृद्धि ह्रास, जब इसका चतुर्थ काल चलेगा और उसी समय होगा, फिर वहाँ जाकर रुक जाएगा। ये आपके लिए
बहुत आगे है। जब आप इसको स्वाध्याय अपने आप से करते तो जरूर प्रश्न आ सकता था, तो इसलिए समझाना जरूरी था। ठीक है, आगे बढ़े। फिर क्या हमने बनाया? हेमवत और हैरण्यवत। हेमवत और हैरण्यवत में क्या होता है? कौन सी भूमि थी? जगन्य भोग भूमि। यानी कि जगन्य वाली कौन सी है? ये तीसरी वाली अवसर्पणी के। उसका दूसरा नाम क्या है? पहली भोग भूमि का क्या नाम था? सुषमा। सुषमा। दूसरी का सुषमा। तीसरी का सुषमा दुष्मा। तो इसके दूसरे नाम भी होते हैं भोग भूमि के, सुषमा दुष्मा। और चौथी का दुष्मा सुषमा। बिल्कुल ठीक। हेमवत और हिरण्यवत में आ गए। उसके बाद क्या है? हरि और रम्यक। इसमें कौन सी भूमि है? जगन्य के बाद मध्यम भोग भूमि। उसके बाद कौन सी है? तीसरा क्षेत्र कौन सा रह गया? अभी हमने पिछले सूत्र में पढ़ा, वो पूरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन विधेय क्षेत्र के अंतर्गत एक भाग है। क्या है? देवकुरु और उत्तर कुरु। देवकुरु और उत्तर कुरु। यहां पे क्या है? उत्तम भोग भूमि। सबसे ज्यादा आयु यहीं पर होती है। अब ये कितना कोड़ी कोड़ा सागर का है? बताइए। नहीं, कोड़ा कोड़ी सागर में हमने पूछा है। ये इन क्षेत्रों आयु 3 पल्ले है, लेकिन कोड़ा कोड़ी सागर की इसकी अवधि नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र वो अवसर्पणी। यही कंफ्यूजन हम आपको कर रहे हैं। जब हम आर्यखंड की बात करेंगे तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर। लेकिन जब हम क्षेत्र की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये तो अनादिकाल से हमेशा यहाँ पर उत्तम भोग भूमि है। ये किसी सागर के बाद खत्म नहीं होगी यहाँ पर जगह। यहाँ जिस भी जीव का जन्म होगा वो सभी उत्तम भोग भूमि के जीव कहलाएंगे। उत्सर्पणी और अवसर्पणी में जो इसी स्थान पर है, भरत और ऐरावत में, वहाँ 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर और 3 कोड़ा कोड़ी सागर तक ये भूमियाँ रहेंगी। लेकिन ये हमेशा से ऐसी ही रहेंगी, है ना। देवकुरु और उत्तर कुरु जो स्थान है जम्मू द्वीप के अंदर, वहां पर जमीन चेंज नहीं होगी कि कभी वहां पर ये भोग भूमि हो गई, कभी ये वाली हो गई या कभी ये वाली हो गई। वो हमेशा से वैसी ही रहेगी। वहां पर जिस भी त्रियंच का या जिस भी मनुष्य का जन्म होगा, जानवर इत्यादि यहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे? बताइए। जानवर भी होंगे यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि मनुष्य ही हो, उन सब की भी। इसीलिए इन्होंने मनुष्य और त्रियंच दोनों के बारे में बताया। तो इन स्थानों पर हमेशा जिन भी जीवों का जन्म होगा उनकी कितने पल्ले की आयु होगी? कितने पल्ले की आयु होगी? 3 पल्ले की। और इसमें 2 पल्ले की और इसमें 1 पल्ले की। उसके बाद क्या रह गया आपका क्षेत्र में? विधेय क्षेत्र में पूर्व और पश्चिम विधेय। पूर्व और पश्चिम विधेय क्षेत्र। जो विधेय में उत्तर और दक्षिण तो निकल गए, उत्तर कुरु और देवकुरु, और राइट एंड लेफ्ट पे क्या रह गए? पूर्व और पश्चिम विधेय में। यहां पर हमेशा स्थिति वैसी ही रहेगी। और आर्यखंड में क्या होगा? जब ये वाला समय आएगा तब केवल थोड़े समय के लिए, यानी 1 कोड़ा कोड़ी में से 42,000 वर्ष कम समय तक के लिए ही मोक्ष इत्यादि होगा। और यहां पर क्या होगा? हमेशा होता रहेगा। तो यहां पर काल कैसा रहेगा? चतुर्थ काल में भी कौन सा? बताइए। हमारी उंगली देखिए। चतुर्थ काल में कौन सा? एक जैसा रहेगा। अवसर्पणी में कैसा रहेगा?
घटता हुआ, उत्सर्पणी में वृद्धि हो रही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है जो पिछले सूत्र की, कि इसमें हमेशा अवसर्पणी के प्रारंभ जैसा काल रहेगा। कैसा रहेगा? यहाँ पर अवसर्पणी में 6 काल वृद्धि ह्रास सहित, ये मलेच्छ खंड में पंचम काल मतलब चतुर्थ काल जैसा। और यहाँ क्या इंपॉर्टेंट बात है? अवसर्पणी के चतुर्थ काल के प्रारंभ जैसा। और अन्य शब्दों में उत्सर्पणी के कौन से काल के? तीसरे काल के अंत जैसा। यहां पर क्या है? नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, और इसमें क्या है? ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? दूसरे शब्दों में उत्सर्पणी के तृतीय काल के अंत जैसा। और क्या है मेन बात इसकी? कि यहां पर एक जैसा रहेगा, यानी कि वृद्धि ह्रास रहित। यहां पर वृद्धि ह्रास सहित है। और कैसा है यहां पर? विधेय क्षेत्र में एक जैसा है। वृद्धि ह्रास, वृद्धि जब अनादिकाल से हमेशा यही स्थिति है, तो वृद्धि ह्रास करके जाएंगे कहां? कैसे नीचे ऊपर होगा? तो इसलिए हमेशा यहां से मोक्ष होता रहता है। अब विधेय क्षेत्र में जितने जीव पहुंच जाएंगे सबको मोक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं है। वहां पर त्रियंच भी हैं, वहां मनुष्य भी हैं, तो सभी को मोक्ष वहां से भी नहीं होता, लेकिन वहां पर हो सकता है काल के प्रभाव से। तो अभी जो वर्तमान में हमने पहले भी आपको बताया था कि प्रत्येक दिन ऑन एन एवरेज 3 से 4 जीवों को मोक्ष हो सकता है। कैसे हो सकता है? 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष होता है। कितनों को? 6 महीने 8 समय। समय का वर्णन हमने देख लिया था कि 1 सेकंड का भी असंख्यातवां भाग। कितने जीवों को मोक्ष होता है? 608 जीवों को, यानी कि सिद्ध पति को प्राप्त करते हैं। अभी हम अवसर्पणी के इस काल में है, पंचम काल में, यहाँ पर जो 21,000 वर्ष का है। तो अब इन सब में तो मोक्ष हो नहीं रहा, तो वर्तमान में कहाँ से हो रहा होगा? प्रतिदिन हो रहा है ना, अभी भी हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है? विधेय क्षेत्र से। इन तीनों जगह से मोक्ष हो रहा होगा क्या? हेमवत, हरि, देवकुरु इत्यादि से नहीं हो रहा होगा। तो कहां से हो रहा होगा? यहां से। मोक्ष तो सब जगह से वैसे हो सकता है, इन जीव जन्म की दृष्टि से बात हो रही है कि जिस क्षेत्र पर जन्म होता है, यानी कि अगर कोई विद्याधर इत्यादि हैं वो यहां पर जाएंगे तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जहां से अंतिम समय में वो समाधि लें और उसके बाद उनको मोक्ष गति हो सकती है। तो मोक्ष जगह से तो हो सकता है, लेकिन जन्म की दृष्टि से कि इन जीवों का जन्म जो जघन्य भोग भूमि में जन्मे या मध्यम भोग भूमि में या उत्तम भोग भूमि में, वो पूरे के पूरी अपनी भोग भोगते रहेंगे। तो विधेय क्षेत्र से इस समय सबसे ज्यादा जो जीवों का जन्म हो रहा है उनको मोक्ष होता है। आगे का 32वां सूत्र करते हैं, ये आपने नोट कर लिया अच्छे से। अब हम आगे का सूत्र करेंगे। ये 31वां तो कल का लिखा हुआ है। ये अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा, ऐसी गणना होती है 6 महीने 8 समय की। ये आपके समझ में आ गया, समझाने की दृष्टि से है। आप इसको अपने शब्दों में चार्ट को बना सकते हैं समझने के लिए कि मलेच्छ खंड में भी काल का परिवर्तन होता है, लेकिन वो एक स्थान पर जाकर रुक जाता है जब तक आर्य खंड में बाकी के काल चल रहे होते हैं। चलिए अगला सूत्र करते हैं। बहुत छोटा सा सूत्र है और उसका वर्णन हम आपको पहले करा चुके हैं। भरतस्य विष्कंभो, 32वां सूत्र।
भरतस्य विषकंभो जम्बूदीपस्य 90% भरतस्य विषकंभो जम्बूदीपस्य 90% 90 क्या मतलब हुआ? ये बात हमने पहले कब करी थी? हमने जब आपका सूत्र नंबर 24वां किया था। 24वें नंबर का सूत्र याद है आपको? सूत्र संख्या 24। उसमें बताया था कि 32वें सूत्र से रेफरेंस लिया है। 32वें सूत्र में क्या लिखा? भरत क्षेत्र का, भरतस्य माने भरत क्षेत्र का, विषकंभो माने विस्तार, जम्बूदीपस्य यानी जम्बूदीप का 90% शत माने 100 और 90 माने 90। तो कितना हो गया? जम्बूदीप का 190वां भाग है। फिर हमने डिवाइड किया था 24वें सूत्र में। 190 को हमने जब 1 लाख से डिवाइड किया था तो क्या बन गया था? सही, 6/19। यहाँ पे 1 लाख लिखा था। हाँ, ये हमने कर लिया था। तो ये सर जो 24वें सूत्र में बात बताई थी तो वहाँ क्या था? 526 सही 6/19 बोला था। और उसी बात को यहाँ पर क्या लिखा है कि वो कितना निकल के आता है? इसी चीज़ से रेफरेंस लेके हमने सारे भाग में दूने दूने करके निकाला था कि 1 लाख योजन आ जाता है। ठीक है? तो इसका अर्थ क्या बना? भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूदीप का 190वां भाग है। भरतस्य माने भरत क्षेत्र का, ये हम पहले कर चुके हैं तो इसलिए इस पे ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। भरत क्षेत्र का विषकंभो माने विस्तार, जम्बूदीप का, जम्बूदीपस्य माने जम्बूदीप का 90 माने 190 90%। 190 90 बोलते 90 वहाँ भाग माने भाग, विषकंभो माने विस्तार, उसके बाद जम्बू दीपस्य, फिर 90% भाग माने भाग। क्या अर्थ निकला इसका? भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूदीप का 190वां भाग है। उसके बाद जो पर्वत आएगा, फिर क्षेत्र आएगा, फिर पर्वत आएगा, फिर क्षेत्र आएगा, वो क्रम से कैसे हो रहे हैं? दूने दूने होते चले जाते हैं। कहाँ तक हो रहे हैं? विदेहांता, विदेह क्षेत्र तक दूने होंगे। उसके बाद क्या होते चले जाएंगे? आधे आधे होते चले जाएंगे। कहाँ तक होंगे? ऐरावत क्षेत्र तक। तो सबका जब योग कर देंगे तो कैसा बन जाएगा? कुल मिलाकर 1 लाख योजन, जो प्रारंभ के सूत्र में पहले ही बताया था। अर्थात भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूदीप का 190वां
भाग है। नोट में आप लिख लीजिए कि सूत्र 24 देखें, वहां से भी आप रेफरेंस लिख सकते हैं एक दूसरे से लिंक करने के लिए है ना। सूत्र 24 में हमने पूरा की पूरा बनाया था। अब अगला सूत्र करेंगे 33वें नंबर का सूत्र। ये आपने पढ़ लिया, ये मिटा दें इधर वाला क्षेत्रकाल का चार्ट, ठीक है, लिख लिया आपने। अब आज से आपकी ढाई दीप की चर्चा प्रारंभ होने वाली है। रेफरेंस के लिए पहले भी कई बार ढाई दीप का वर्णन बताया है। द्विघातकी खंडे, 33वें नंबर का सूत्र। द्विघातकी खंडे, ढाई द्वीप में जम्मू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, और उसके बाद कौन सा द्वीप बताया था? घातकी खंड। तो ये घातकी खंड के बात आ गई। द्वि माने, अब यहां पर र ऊपर निकल गया तो क्या बन जाएगा यहां से? द्वि धातकी खंडे। कैसे बना? ये जो र है जब यहां आ जाएगा तो विसर्ग बन जाएगा। क्या बन गया? द्वि। और बाद में क्या रह गया? धातकी खंडे। पिछले सूत्र में क्या कहा था? भरत क्षेत्र का विस्तार कैसा है? जम्मू द्वीप का 90वां भाग है। अब यहां तक 32वें सूत्र तक जम्मू द्वीप की चर्चा खत्म हो गई। पूरा जो 10-12 सूत्र से जम्मू द्वीप चल रहा था, अब सीधे सीधे 9वें सूत्र से ये पूरा की पूरा शुरू हुआ था जम्मू द्वीप की चर्चा, वो खत्म हो गई। अब 10वें सूत्र में बताया था कि भरत, हेमवत, हरिविदे, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत इस प्रकार से क्षेत्र हैं। अब सीधे सीधे सारी चर्चा खत्म हो गई और आचार्य महाराज ने डायरेक्ट बात किसकी करी? अब करी घातकी खंड की। घातकी खंड आते ही आप समझ लीजिए कि ये अगला खंड है। तो अब जम्मू द्वीप खत्म हो गया। तो जम्मू द्वीप में जितनी रचनाएं हैं, जितने क्षेत्र हैं, जितनी नदियां हैं, जितने पर्वत हैं, जितने सरोवर हैं और जितने मेरू पर्वत हैं। क्या लिखा था 9वें वाले सूत्र में? एक मेरू की बात करी थी कि नाभि की तरह से मेरू होता है और जम्मू द्वीप के इस प्रकार से क्षेत्र और पर्वत होते हैं। तो सीधे सीधे क्या कह दिया? दूने हैं। यहां पर दूने का मतलब क्या है? कि विस्तार दूना नहीं है। क्यों? बीच में जम्मू द्वीप है, उसके बाद क्या है? ये जम्मू द्वीप है और इसके बाद वाला द्वीप ये क्या है बीच में? इसके बाद ये लवण समुद्र है और ये क्या है? ये घातकी खंड है। तो जम्मू द्वीप से दूना क्या है? लवण समुद्र से दूना घातकी खंड है। तो 1 लाख का दूना इधर से 2 लाख, 2 लाख का दूना 4 लाख। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? यहां घातकी खंड में दूने की क्या बात कर रहे हैं? विस्तार की बात नहीं कर रहे। या किस चीज की बात कर रहे हैं? रचनाओं की, जो पिछले सूत्र में दी हैं। पर्वतों की, नदियों की, क्षेत्रों की, मेरू की। ठीक है। द्वि माने दूने, घातकी खंड यानी घातकी खंड में। क्या मतलब निकला? अर्थात घातकी खंड में जो भी रचनाएं हैं जम्मू द्वीप से दूनी दूनी हैं। घातकी खंड में सभी रचनाएं, रचनाओं से यहां क्या मतलब है? क्या मतलब है रचनाओं से? जो पर्वत, नदियां, क्षेत्र, मेरू, सरोवर, सभी रचनाएं
जम्मू द्वीप से दुगनी है। अब इसमें आप नोट में लिखिए कि यहां विस्तार की बात नहीं है। विस्तार कैसा है घातकी खंड का? जम्मू द्वीप 1 लाख, ये 2 लाख और ये 4 लाख, 4 लाख योजन है। विस्तार जम्मू द्वीप से दूना लवण समुद्र का और लवण समुद्र से दूना घातकी खंड का है। विस्तार तो है ना, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? अगर वहां पर 7 क्षेत्र हैं तो घातकी खंड में कितने क्षेत्र हो जाएंगे? जम्मू द्वीप में अगर 7 क्षेत्र हैं तो घातकी खंड में कितने क्षेत्र हो जाएंगे? 14 क्षेत्र हो जाएंगे। अगर जम्मू द्वीप में 6 पर्वत हैं तो घातकी खंड में कितने पर्वत हो जाएंगे? 12 पर्वत। जम्मू द्वीप में 1 मेरू पर्वत है तो घातकी खंड में कितने मेरू पर्वत हो जाएंगे? 2 मेरू पर्वत हो जाएंगे। जम्मू द्वीप में सरोवर कितने हैं पर्वतों के ऊपर? प्रत्येक के ऊपर 1-1 सरोवर है, 6 सरोवर हैं। तो यहाँ पर कितने सरोवर हो जाएंगे? जम्मू द्वीप में नदियाँ प्रत्येक सरोवर से निकल रही हैं तो कुल नदियाँ कितनी हैं? 14 नदियाँ हैं। तो यहाँ पर नदियाँ कितनी हो जाएंगी? 28 नदी हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत विद्वान हो गए इतनी जल्दी। वेरी गुड। ठीक है, तो घातकी खंड का विस्तार कितना हुआ? घातकी खंड का विस्तार प्रत्येक दिशा में 4 लाख योजन। क्योंकि लवण समुद्र का 2 लाख हो गया प्रत्येक दिशा में, 2 का दूना 4 लाख योजन, तो ये तो 4 गुना है। तो यहाँ पे द्वि की बात किस लिए करी है? यहाँ पे चतुर की बात नहीं करी, यहाँ द्वि की बात करी है। तो क्या हो गया? यहाँ पर रचनाओं की बात कर रहे हैं। अब जो बात आपने अभी अभी बोली थी उसको चार्ट के माध्यम से हम लिख लेते हैं तो आपको और पक्का हो जाएगा। जम्मू द्वीप से तुलना करेंगे हम किसकी? घातकी खंड की। जो अभी आपने सारी चीजें बोली वो कितनी कितनी हो जाएंगी? क्षेत्र कितने हैं जम्मू द्वीप में? बताइए जल्दी से। जम्मू द्वीप में क्षेत्र, पर्वत कितने हैं और मेरू कितने हैं? मेरू कितने हैं जम्मू द्वीप में? 1 मेरू पर्वत है। और क्या है? नदियां कितनी हैं जम्मू द्वीप में? नदियां, सरोवर कितने हैं? प्रत्येक पर्वत पर 1 सरोवर है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदियां बहती हैं तो 14 हो गई। अब यहां पर कितने हो जाएंगे क्षेत्र घातकी खंड में? 7 के दूने। पर्वत कितने हो जाएंगे? मेरू कितने हो जाएंगे? नदियां कितनी हो जाएंगी? सरोवर कितने हो जाएंगे? 12। वेरी गुड, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए। अब विस्तार नीचे अलग से लिख लेते हैं। वो दूना दूना नहीं है। वो कैसा है? विस्तार। यहां पर क्या है?
1,00,000 योजन। जब वृत्ताकार संरचना है थाली के समान, तो विस्तार का क्या मतलब होता है? व्यास, यानी कि डायामीटर। और यहां पर विस्तार का क्या मतलब होगा? ये वृत्ताकार तो है नहीं, ये कैसा है? घात की खंड थाली के समान है, बाहर है, तो यहां पे विस्तार का क्या मतलब है? 4,00,000 योजन। ये दूना नहीं है और व्यास नहीं है ये, क्योंकि बीच में तो जम्बूद्वीप और लवण समुद्र अलग आ गए। तो ये क्या है? प्रत्येक दिशा में, यानी कि प्रत्येक दिशा का क्या मतलब है? इधर भी 4, इधर भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सब जगह से 4-4 लाख योजन है। कौन सा? ये धात की खंड। बीच में क्या है? जम्बूद्वीप। और इसके बाद ये वाला क्या है? लवण समुद्र। ठीक है। घात की खंड कैसा है? 4-4-4-4 प्रत्येक दिशा में है। बीच वाला 1,00,000 योजन। लवण समुद्र प्रत्येक दिशा में कितना है? 2-2 लाख। फिर उसके बाहर 4-4 लाख। आ गया बात समझ में आपके? चलिए अब एक चार्ट बनाते हैं। ये वाला मिटा के अब एक चार्ट बनाते हैं आज की कक्षा में, ढाई दीप का चार्ट। और फिर उसके बाद आगे के आपके जो 3-4 सूत्र हैं बहुत आराम से आपके समझ में आ जाएंगे। इस चार्ट को अच्छे से बना लेते हैं बड़े चार्ट के रूप में, और फिर सारे सूत्र आपके बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। बता दें इसको, आपने नोट कर लिया? बड़ा सा चार्ट बनाएंगे। यहां पर या पहले अगला सूत्र कर लें। पुष्करार्धे च। नोट हो गया आपका ये? इधर से मिटा दें, इधर से मिटा देते हैं, नीचे बना लेते हैं। ये जो हम चार्ट यहाँ बना रहे थे, इसको पहले आप यहाँ बनाइए। सबसे बीच में क्या है? जम्बूद्वीप। उसके बाद क्या है? पूरा चार्ट बना लेते हैं ढाई द्वीप का। मिटा दे, ये नोट कर लिया आपने? सभी लोगों ने ये जम्बूद्वीप में घात की खंड दूनी दूनी रचनाएं हैं। ठीक है। अब एक ढाई द्वीप का चार्ट बनाते हैं, जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। बीच में जम्बूद्वीप, इससे दूना आपका लवण समुद्र, इससे भी दूना क्या है? घात की खंड, इससे दूना कालोदधि समुद्र। अब यहां पर क्योंकि जगह नहीं बची, तो ये बीच में जम्बूद्वीप यहां बना लेते हैं। ये क्या है? समुद्र का जल। ठीक है, लवण समुद्र। और ये क्या बन गया? घात की खंड। फिर ये समुद्र का जल बना लेते हैं, तो ये क्या बन गया? कालोदधि समुद्र। उसके बाद अर्ध पुष्कर द्वीप, और यहां पर
इसके बाद क्या बन जाएगा? इतना ही हिस्सा और आपका यहां पर बनता है मानुषोत्तर पर्वत। और ये बाहर क्या है? यहां पर जल है, जल यहां नहीं है। ये क्या है? यहां से लेके यहां तक। अभी हम इनके नामकरण कर देते हैं। पहला वाला क्या है? जम्बूद्वीप। ये वाला कौन सा है? लवण समुद्र। उसके बाद ये क्या है? फिर ये क्या है? कालोदधी समुद्र। उसके बाद ये वाला क्या है? यहां से लेके यहां तक, ये पूरा है पुष्कर द्वीप। इस पूरे का क्या नाम है? पुष्कर द्वीप। ये मध्य में क्या है उसके? ये जो पर्वत है इसका क्या नाम है? मानुषोत्तर पर्वत। इस पुष्कर द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत है। तो अब ये वाला जो द्वीप आधा रह गया, कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके यहां तक। इसका क्या नाम हो गया? अर्ध, यानी कि पुष्कर द्वीप का आधा, अर्ध पुष्कर द्वीप। अब इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? ढाई द्वीप। क्यों ढाई द्वीप? एक द्वीप जम्मू द्वीप, दूसरा द्वीप ये, और तीसरे में से आधा, तो उसे क्या बोलते हैं? ढाई द्वीप। मनुष्य कहां तक जा सकते हैं? मानुषोत्तर पर्वत तक जा सकते हैं, इसके पार नहीं जाते, है ना? तो इस सभी जगह मनुष्य इत्यादि जा सकते हैं। अब यहां पर इस सूत्र में क्या बोला? घातकी खंड में रचनाएं दूनी दूनी हैं। यहां पर एक मेरु पर्वत है, उसका क्या नाम है? सुदर्शन मेरु। घातकी खंड में अब इसके दो भाग करें तो एक मेरु पर्वत कहां पर है? एक मेरु पर्वत यहां पर मध्य में है, और एक मेरु पर्वत कहां पर है? यहां पर मध्य में है। कैसे है? जम्बूद्वीप वाला मेरु पर्वत बिल्कुल मध्य में आ गया, उसी की बिल्कुल सीधी रेखा में एक मेरु कहां आ गया? घातकी खंड में यहां आ गया। एक मेरु कहां आ गया? घातकी खंड में यहां आ गया। उसके बाद अब यहां मेरु आएगा कि यहां आएगा? समुद्र में मेरु पर्वत खड़ा हो सकता है क्या? समुद्र में ना होकर फिर जो अगला खंड आएगा तो एक मेरु पर्वत कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। और एक मेरु पर्वत कहां आ जाएगा? यहाँ। ये सारे की सारे पंच मेरु कहलाते हैं, एक रेखा में होते हैं। आप लोगों ने अपने मंदिरों पे एक साथ देखे होंगे। बीच वाला मेरु आपने देखा होगा कि थोड़ा बड़ा रहता है, और ये मेरु थोड़े छोटे रहते हैं। उसका भी क्या कारण है? सुमेरु पर्वत बड़ा है, 1 लाख योजन का है, ये वाले 80-80 के हैं, तो ये थोड़े छोटे होते हैं। बाकी जैसे यहाँ पर सुमेरु पर्वत पे शिलाएं होती हैं, वैसे ही इन पे भी वैसी ही रचना। छोटे कौन से? ये चारों छोटे हैं, ये दोनों भी और ये दोनों भी। ये क्यों का कोई रीजन नहीं है, अकृत्रिम है, ऐसी ही रचनाएं हैं, अनादिकाल से हैं। तो पंचमेरु इनको मिलाकर हम बोलते हैं, ये बिल्कुल एक सीध में होते हैं। अब क्या देखा हमने? घातकी खंड में एक इधर हिस्सा चला गया, एक इधर हिस्सा चला गया। अभी जो हमने चार्ट बनाया उसमें क्या लिखा था कि दूनी दूनी रचनाएं हैं। दूनी कैसे हो गई? जम्मू द्वीप से दूना, यानी कि यहां पर भरत क्षेत्र कहां पर था? नीचे था जम्मू द्वीप के, और एरावत क्षेत्र कहां पर था? ऊपर था।
यहां पर बीच में जो ये रचना करी इसका नाम है वक्षारगिरी या इक्ष्वाकार पर्वत। क्या नाम है इसका? वक्षारगिरी, या इसको और क्या बोलते हैं? इक्ष्वाकार पर्वत। यहां पर भी होता है और वही चीज यहां पर भी होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, घातकी खंड के पूर्व और पश्चिम घातकी खंड ऐसे दो विभाग करता है। ये कौन सा हो गया? पूर्व घातकी खंड, और ये कौन सा हो गया? पश्चिम घातकी खंड। किसकी वजह से हो रहे हैं? ये इक्ष्वाकार पर्वत या वक्षारगिरी इनको बोलते हैं। और इन मेरू पर्वत के क्या नाम हैं? इस वाले का क्या नाम है? इसका विजय और इसका अचल। इस वाले मेरू पर्वत को क्या बोलते हैं? विजय मेरू, और इसको क्या बोलते हैं? अचल मेरू। उसके बाद इसी प्रकार से यहां पर इस वाले मेरू को क्या बोलते हैं? जो अर्ध पुष्कर द्वीप में है, मंदर, और इधर वाले को विद्युन्माली। इसको क्या बोलते हैं? विद्युन्माली। और इस वाले का क्या नाम है? मंदर। और मध्य वाले का नाम आपको पता है? जम्बूद्वीप के मध्य में जो मेरू है उसका नाम क्या है? सुमेरु या सुदर्शन मेरू। पूरा नाम सुमेरु है, वो शॉर्ट में सुदर्शन मेरू को शॉर्ट में सुमेरु बोल देते हैं, सुमेरु पर्वत। तो इस प्रकार से ये लाइन से पंच मेरू कहलाते हैं। हैं कैसे? घातकी खंड में इधर और इधर, और ऐसी अर्ध पुष्कर द्वीप में यहां पर और यहां पर। एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ते हैं? विद्युन्माली, अचल, सुदर्शन, विजय और मंदर। सुमेरु पर्वत, फिर विजय, अचल, और फिर मंदर और विद्युन्माली। इस प्रकार से ये पंचमेरु होते हैं। अब क्या हुआ? क्या बोला पिछले सूत्र में? दूनी दूनी रचनाएं हैं। तो यानी कि भरत क्षेत्र यहां पर जम्बूद्वीप में कितने थे? नीचे वाले हिस्से में एक भरत क्षेत्र इधर था, ध्यान से देखिएगा यहां पर। तो यहां पर भरत क्षेत्र कहां हो जाएगा? ये जो आपका वक्षारगिरी है उससे इधर भरत बन गया। उसके बाद यहां पर जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे, भरत के बाद कैसे था? हेमवत। निकाल लीजिए आप जम्बूद्वीप का चार्ट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। भरत के बाद कौन सा क्षेत्र था? नीचे से ऐसे ही बता देते हैं। अब इसमें आप देखिए यहां पे भरत कहाँ है? यहां पर है। तो इसमें भरत कहाँ है? दक्षिण। अब इसका दक्षिण किधर होगा? ये कोई वृत्ताकार संरचना तो है नहीं, ये चूड़ी वाली है, तो इसमें दक्षिण, यहां भरत नहीं होगा, ये ध्यान देना है आपको। इसमें भरत यहां पर नहीं है, इसमें ऐसे जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर यहां पर ऐरावत होगा। ये पूरा की पूरा क्षेत्र है जो जम्बूद्वीप जैसा यहां से लेके यहां तक एक है। ठीक है, आपको ऐसे लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या है? भरत, और यहां पर क्या है? ऐरावत। उसी सीरीज में यहां पर भरत के बाद हेमवत आएगा, उसके बाद क्या आएगा? हेमवत के बाद यहां पर विधेय आ जाएगा, फिर विधेय के बाद क्या आ जाएगा? यहां पर रम्यक आ जाएगा, है ना, और फिर क्या आ जाएगा? ये आपका ऐरावत आ जाएगा। कैसे कैसे क्षेत्र थे? भरत, हेमवत, भरत आ गया, फिर हेमवत आ गया, फिर हरि आ गया, फिर विधेय आ गया, और फिर 1 2 3 4
फिर विधेय के बाद कौन सा है? विधेय के बाद कौन सा क्षेत्र है? रम्यक, फिर हैरण्यवत। रम्यक, हैरण्यवत, फिर ऐरावत। ऐसे चलेंगे। नीचे दक्षिण में भरत, फिर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और यहां कैसे चलेंगे? ऐरावत, हेमवत, रम्यक, विधेय, हरि, हिरण्यवत, हाथ, भरत क्षेत्र। ठीक है, ये पूरा की पूरा आ गया समझ में आपके? इस हिस्से में इस विधेय के इस वाले मेरु के अंतर्गत ऐसे 7 क्षेत्र होंगे और इस वाले मेरु के अंतर्गत फिर से ऐसे 7 क्षेत्र होंगे। इस जो विधेय क्षेत्र कहाँ रहेगा? यहाँ पर मेरु के चारों तरफ, और यहाँ पर भी उत्तर कुरु और देवकुरु यहाँ आ जाएंगे। ऐसे ही इसके उत्तर कुरु और देवकुरु यहाँ आ जाएंगे, और ऐसे ही यहाँ पर सारे की सारे ऐरावत से लेके भरत क्षेत्र इस प्रकार से बनेंगे। सेम रचना यहाँ पर बनेगी। बाहर वाला जो अर्ध पुष्कर द्वीप है, ये वाला आपका, ये जो अर्ध पुष्कर द्वीप है, यहां पर भी क्या है? वक्षारगिरी, ईश्वागार पर्वत बीच में अलग होंगे। मानुषोत्तर पर्वत ये यहां तक बनाना है। ये पूरा पुष्कर द्वीप है, ये वहां से एक लाइन हो गई और यहां से एक लाइन हो गई। तो इसका भरत कहाँ आ गया? भरत, फिर उसके बाद हेमवत, फिर हरि, फिर विधेय, फिर रम्यक, फिर हैरण्यवत, और फिर इसका ऐरावत। इसी प्रकार से यहां पर फिर रिपीट होंगे ऐरावत, और अंत में आते आते यहां पर फिर से भरत। ठीक है, और यहां बीच में विधेय। आगे आपके समझ में कोई कंफ्यूजन? ये कई बार समझने में आपको जब हम खुद से पढ़ते हैं तो ये कंफ्यूजन आ जाता है कि दक्षिण में जैसे यहाँ भरत है तो इसमें भी दक्षिण में भरत हो जाएगा, फिर इसके ऊपर यहाँ कहीं हेमवत आ जाएगा, फिर हरि आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं चलते, ऐसे चलेंगे। कैसे? ऐसे। और इसीलिए बोला दूनी दूनी रचनाएं हैं। तो दूनी क्यों हो गई? क्योंकि 2 मेरु थे, तो एक मेरु पर एक विधेय यहाँ पर, फिर रम्यक, फिर हिरण्यवत, फिर ऐरावत। ऐसे ही इस वाले मेरु पर एक ऐरावत, फिर एक हिरण्यवत, फिर एक रम्यक, फिर इस प्रकार से ऐसे दूनी दूनी रचनाएं होकर वो डबल हो जाती हैं। चलिए, आज की क्लास में काफ़ी हो गया आपका, बहुत लंबी क्लास चल गई, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी था। आपकी पुस्तकों में ये चार्ट दे रखे हैं और यहाँ पर विस्तार की भी चर्चा करेंगे। ये 1 लाख, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। इस प्रकार से अब आगे की कक्षा में देखेंगे और फिर आपका ये लगभग कल की कक्षा में हो सकता है आपका 3रा अध्याय पूरा समाप्त हो जाए। ज़्यादा अब इसमें नहीं रह गया। चलिए, आ गया समझ में इतना आपको? जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।